मिडिल ईस्ट में इस वक्त तबाही आई हुई है। एक तरफ जहां मुस्लिम देश में ट्रंप की एयर स्ट्राइक हो गई है, तो दूसरी जगह ईरान गरज रहा है अमेरिका पर। और वहां पर जो विरोध हो रहे हैं वो कहा जा रहा है कि ये सारे विरोध अल्लाह के खिलाफ हैं और हम प्रोटेस्टर्स को बख्शेंगे नहीं। अब आगे क्या हो रहा है? खमनेई ने किल स्विच दबा दिया है, यानी कि मौत का बटन दबा दिया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको आसान भाषा में समझना है कि आखिरकार ईरान में क्या हो रहा है, ट्रंप ने क्यों मुस्लिम देश पर एयर स्ट्राइक कर दी है, कैसे ईरान और यूएस में तनाव है, क्या अब हमला जल्द होने वाला है। तीसरा है खमनेई ने कौन सा मौत का बटन दबा दिया है। चौथा देखिए कौन है विरोध का चेहरा, आखिरी राजा के बड़े बेटे। और पांचवा है ईरान में क्या सच में सत्ता बदलने वाली है और इन सब का भारत पर क्या असर पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले ये खबर देखिए कि कैसे अमेरिका ने और उनके एलाइज ने मिलकर, यानी जॉर्डन भी उनके साथ था, उन सब ने मिलकर सीरिया पर एक बड़ा हमला कर दिया है। ये वही सीरिया है जिसका 1 साल पहले यानी कि 2024 में तख्ता पलट हुआ था। आपको पता है ना कि असद सरकार गिर गई थी, असद को रूस भागना पड़ा था। ये वही सीरिया है और उसी सीरिया में अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दी है। अमेरिका ने ये कहा है कि कुछ वक्त पहले सीरिया में हमारे लोगों को यानी 3 अमेरिकन को मार दिया गया था, तो उसका बदला लेने के लिए हमने सीरिया में एयर स्ट्राइक की है। देखिए इस तरीके से यूएस सेंट्रल कमांड ने एक पूरी वीडियो जारी की और सब कुछ बताया। सेंट्रल कमांड ने ये बताया है कि हमने और हमारे पार्टनर्स ने मिलके आईएसआईएस के टारगेट्स पे हमला किया है सीरिया में। यूएस और जॉर्डन ने पहले भी ऐसे ही ऑपरेशन बहुत बार वो लोग कर चुके हैं और अब ये नया हमला हुआ है, उसकी एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। तो एक तरफ तो अमेरिका ने सीरिया में हमला कर दिया, दूसरी तरफ अमेरिका ईरान पर हमला करने की, ईरान में घुसने की धमकी दे रहा है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान में जो अभी हर कोई सड़कों पर निकला हुआ है खमनेई राज के खिलाफ, तो उनकी सहायता करने के लिए हम ईरान में घुस जाएंगे। जैसे ही ट्रंप की तरफ से ये धमकी आती है तो ईरान ने भी चेतावनी दे दी वॉशिंगटन को, यानी अमेरिका को, कि अगर तुम लोग घुसने की कोशिश करोगे, तुम लोग अगर अटैक करोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी फिर तुम लोगों पर हमला करेंगे। इनफैक्ट हम इजराइल पे भी हमला कर देंगे अगर वो तुम्हारे साथ हुआ तो हम इजराइल और अमेरिका के स्टेशंस पे और इधर जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे भी हम रिटेलिएशन करेंगे, लेकिन हम बख्शेंगे नहीं। इस तरीके की धमकियां सामने आई है। इजराइल भी हाई अलर्ट पर है कि कल को यूएस अगर घुस जाता है ईरान में तो इजराइल भी यूएस के साथ ये चीज कर देगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, आपको पता है ना। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की थी। अब देखिए कैसे प्रोटेस्टर्स विल बी कंसिडर्ड एन एनिमी ऑफ गॉड, अ डेथ पेनल्टी चार्ज। जो ईरान के अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग सड़कों पर निकले हुए हैं खमनेई प्रशासन के खिलाफ, ये जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सबको हम एनिमी ऑफ गॉड कंसिडर करेंगे, यानी अल्लाह का दुश्मन कंसिडर करेंगे और उन सबको मौत की सजा सुनाएंगे, यानी कि डेथ पेनल्टी देंगे। इस तरीके से ईरान में हालात चल रहे हैं। और देखिए कैसे ईरान में सुप्रीम लीडर खमनेई ने अपना किल स्विच दबा दिया है। इस किल स्विच का अगर मैं आपको हिंदी में बता देती हूं तो मौत का बटन। इधर एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ईरान में अभी तक का सबसे बड़ा इंटरनेट सस्पेंड जो होता है वो हुआ है। वहां पर इंटरनेट नहीं चल रहा है और वहां के लोग बाहरी दुनिया से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, वहां के लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो वहां की तस्वीरें दुनिया के सामने नहीं आ पा रही है क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया है। और यह कहा जा रहा है कि इसी ब्लैकआउट की आड़ में उधर कई लोगों की जानें ले ली है खमनेई प्रशासन ने, ऐसे आरोप लग रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि ईरान में एक तरीके का सेंट्रलाइज सिस्टम है कि एक बटन बंद करने से पूरे ईरान में इंटरनेट बंद हो जाता है। ये कोई सेंट्रलाइज सिस्टम है और अभी वहां पर मतलब 2% से भी बिलो की कनेक्टिविटी है। ये लोग आपस में एक तरीके से इंटरनेट ब्लैकआउट है और अभी तक का सबसे बड़ा ब्लैकआउट है। और इसकी आड़ में आकर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है ईरान में, वो वहां पर लोगों की मौत कर रही है, यानी उनको जान से मार रही है। कुछ आंकड़े बता रहे हैं कि 70 मौतें हुई है,
कुछ आंकड़े बता रहे हैं 300 से ज्यादा मौत हो गई है, कुछ आंकड़े ये बता रहे हैं कि अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि ईरान में क्या हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट बंद कर रखा है। जो सरकार चाहेगी बस वही इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। अब मैं आपको बताती हूँ सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। देखिए, ईरान में इस वक्त जो खमनेई की सरकार है, यानी खमनेई प्रशासन है, उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। वो लोग ईरान को एक बार फिर से मॉडर्न बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब से इस्लामिक क्रांति आई थी तो ये दावा किया जा रहा है कि महंगाई इतनी बढ़ गई और वापस से ईरान बहुत साल पीछे चला गया। लेकिन अब वहां पर लड़कियों को आज़ादी चाहिए और वो खमनेई को उसमें एक रोड़ा देखती है। तो कई ऐसी तस्वीरें वायरल हुई जिसमें महिलाएं आग लगा रही हैं खमनेई के पोस्टर्स पे, ये देखिए। और आप जेके रोलिंग को जानते हैं, वही हैरी पॉटर वाली जेके रोलिंग, उन्होंने एक बड़ा सा पोस्ट किया है कि हम सबको ईरान की महिलाओं के साथ उतरना चाहिए, ईरान के लोगों के साथ उतरना चाहिए, क्योंकि ये लोग तानाशाही खत्म करना चाहते हैं, ये लोग आज़ादी चाहते हैं, खमनेई प्रशासन से आज़ादी चाहते हैं। ये लंदन की तस्वीरें हैं। लंदन में ईरान की एम्बेसी के बाहर एक आदमी चढ़ता है एम्बेसी के ऊपर, और जो इस्लामिक झंडा लगा हुआ होता है ईरान का, वो हटा के पुराना वाला झंडा लगा देता है। देखिए, पहले ईरान का झंडा होता था, आपको ये लायन दिखेगा, पीछे सन दिखेगा, ये स्वॉर्ड दिखेगी, 1796। फिर जब इस्लामिक क्रांति आई तो झंडा हो गया ये 1980, और यहाँ पर आपको ये इस्लामिक लोगो दिखेगा। अब मैं आपको इसका मतलब भी समझाती हूँ। पहले ऐसा ईरान का था फ्लैग, अब ऐसा हो गया, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो देखिए, 1979 से पहले ईरान का जो फ्लैग था वो था लायन एंड सन, यानी कि हम लोग ये बताना चाहते हैं, सिंबलाइज करना चाहते हैं ईरान के लोग कि लायन मतलब स्ट्रेंथ, करेज, और इसको कहीं ना कहीं इमाम अली से भी जोड़कर देखा जाता था, जो कि सेंट्रल फिगर है शिया इस्लाम में, और कहा जाता था असदुल्ला यानी लायन ऑफ गॉड, इस तरीके से कहा जाता था। सन का मतलब है ग्लोरी, और इनकी जो एक पर्शियन आइडेंटिटी रही है, भाई इस्लाम से पहले इन लोगों की जो पर्शियन आइडेंटिटी रही है उससे जोड़कर देखा जाता था। फिर इस झंडे का मतलब था मोनार्की, यानी कि राजशाही, क्योंकि वहां पर पहले राजशाही चलती थी, राजा का हुक्म चलता था। चाहे वो आप पहलवी डायनेस्टी ले लीजिए, चाहे कजर डायनेस्टी, वहां पे मोनार्की थी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आई इस्लामिक क्रांति, और उसके बाद से ये हुआ कि भाई पीछे का इन्होंने बैकग्राउंड ट्राई कलर तो सेम रखा, लेकिन बीच का लोगो बदल दिया। बीच के लोगो में आ गए 22 रेपिटेशंस ऑफ अल्लाहू अकबर, यानी कि गॉड इज ग्रेट। तो अल्लाहू अकबर के 22 रेपिटेशन उस बीच में है, और इसका मतलब है 22 बहामन, जो कि डायरेक्ट रेफरेंस टू 22 बहामन, द डे इन इरानियन कैलेंडर इन द रेवोल्यूशन। तो इसमें ये बताते हैं कि हम पूरी तरीके से इस्लामिक फेथ बता रहे हैं, हम पूरी तरीके से ये बता रहे हैं कि हमारे इधर देखिए, ग्रीन का मतलब है इस्लाम, वाइट का मतलब है पीस, शांति, और लाल का मतलब है ब्रेवरी। तो ये इस झंडे से क्लियर हो गया कि हम जो हैं वो इस्लामिक रिपब्लिक हैं। तो ये झंडे में डिफरेंस है, लेकिन अब वापस से लोग चाहते हैं कि हम पुराने दौर में लौट जाएं। अब देखिए, इस तरीके से तस्वीरें ईरान की चल रही है, सड़कों पर भीड़ उतरी हुई है, कुछ खमनेई के खिलाफ है, अब खमनेई के समर्थक भी सड़कों पर उतर गए हैं, खमनेई के समर्थन में भी लोग उतर गए हैं। तो इस वक्त ईरान में बहुत कुछ चल रहा है। अब मैं आपको नक्शे से समझा देती हूँ। देखिए, ये भारत है, भारत के आप इस तरफ चलते हैं वो आपको ईरान दिखेगा, मिडिल ईस्ट का पूरा ये इलाका है। और ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है, ये है चाबहार पोर्ट, जो कि भारत और ईरान मिलकर ये चाबहार पोर्ट विकसित कर रहा है। पाकिस्तान की बॉर्डर से ये बहुत करीब है, भारत को ये यूरोप से जोड़ता है ये चाबहार पोर्ट। अब अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ईरान में चाबहार पोर्ट, वो मुश्किल में आ सकता है। और देखिए, आप एक बड़ा नक्शा देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स है, इसकी नज़र कहाँ पर है, ईरान में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑलरेडी वेनेजुएला में हमला कर चुका है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जिस तरीके से वेनेजुएला में हमला किया, इतना आसान नहीं है ईरान पर हमला करना। ईरान वेनेजुएला से कहीं ज्यादा मजबूत देश है, और ट्रंप ऐसे कैसे राष्ट्रपति को बेडरूम से घसीटकर नहीं ला सकते। ईरान में वो वैसा हमला नहीं कर सकते जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया। देखिए, लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान को अभी फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, और आज तक ऐसी कोई आग जो है आज़ादी की वो नहीं देखने को मिली है। और अमेरिका पूरी तरीके से ईरान के लोगों के साथ खड़ा है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम ईरान में घुसेंगे, ये ट्रंप ने कहा। अब मैं आपको बताती हूं कि आखिरकार वो चेहरा कौन है, जो इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हो रही है ईरान में, उसका चेहरा कौन है।
28 दिसंबर से महंगाई पर शुरू ईरान में विरोध। शुरू कैसे हुआ? 28 दिसंबर 2025 में कुछ दुकानदारों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया कि भाई महंगाई बढ़ गई है, लोग सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ये बहुत कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है। तो वहां से प्रोटेस्ट शुरू हुआ और आज लगभग 14-15 दिन हो गए हैं। अब आजादी की लड़ाई है, अब सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है। अब खamenei का शासन जो है वो लोगों को हटाना है। ईरान पर वेनेजुएला जैसा हमला मुश्किल है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। अब जो विरोध का चेहरा बने हैं वो हैं 65 इयर्स के रजा पहलवी। अब रजा पहलवी कौन है? ईरान के आखिरी राजा मोहम्मद रजा शाह पहलवी के बड़े बेटे हैं। 1967 में ईरान के वली अहद यानी क्राउन प्रिंस रहे हैं ये। और देखिए इनकी तस्वीर, हालांकि और इनके पीछे देखिए वही झंडा लगा हुआ है जो मैं आपको बता रही थी, शेर वाला, लायन वाला। अब आगे देखिए कि कैसे जैसे ही ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति आई तो इनके पूरे परिवार को, पहलवी के पूरे परिवार को ईरान छोड़कर जाना पड़ा और इस वक्त वो अमेरिका में रह रहे हैं। फिलहाल रजा यूएस के मैरीलैंड में रह रहे हैं। लेकिन अब उनको वापसी करनी है, अब उनको ट्रंप का साथ चाहिए ताकि ईरान में वो वापस आ सके। खamenei की इस्लामिक सत्ता तानाशाही है और ये रजा चाहते हैं कि अब वहां पर चुनाव हो, वहां पर डेमोक्रेसी आए और तानाशाही खत्म हो। ट्रंप के समर्थन से वो सत्ता पलटना चाहते हैं। उन्होंने पोस्ट करके ये भी कहा कि ट्रंप को धन्यवाद भी दिया कि आप हमारे साथ रहिए, हम दोनों मिलकर ईरान पर वापस से कब्जा कर लेंगे, ऐसा कहना है। ऐसे उन्होंने पोस्ट करके समर्थन मांगा है। अब देखिए क्या सच में ईरान में सत्ता बदल सकती है? अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। अगर खamenei सत्ता छोड़कर रूस चले जाते हैं, जो कि द टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी थी, हालांकि उसके जवाब में ईरान ने यह कह दिया था खamenei कहीं नहीं जाएंगे। जब 12 दिन की यूएस इजराइल के साथ लड़ाई हुई थी तब खamenei कहीं नहीं गए, तो अभी भी कहीं नहीं जाएंगे, खamenei सत्ता नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर जेनजी प्रोटेस्ट जो ईरान का है वो इतना बढ़ जाता है कि सच में तख्ता पलट हो जाए, तो उसमें क्या क्या होगा उसके बाद? देखिए, या तो खamenei के जो वारिस हैं, कट्टर मौलवी, उनको वो सत्ता ट्रांसफर हो जाएगी। 3 मौलवियों को खुद ने खamenei ने चुना है। पहले हैं 67 साल के अली रेजा अराफी, ये शिया धर्मगुरु है और खamenei के पुराने सहयोगी हैं, खamenei सुप्रीम लीडर हैं। 70 साल के शिया धर्मगुरु हाशिम हुसैनी बुशहरी, ये भी, इनको भी सत्ता मिल सकती है। खamenei के बड़े बेटे हैं मोज्तबा खamenei, उनको भी सत्ता मिल सकती है। लेकिन खamenei पर परिवारवाद का आरोप न लगे तो ये ऑप्शन उन्होंने अभी ऐलान नहीं किया है। कम कट्टरवादी मौलवी को सत्ता ट्रांसफर हो सकती है। अब कम कट्टरवादी मौलवी कौन है? पहले सुप्रीम लीडर खुमैनी के पोते हसन खुमैनी, जो कि 52 साल के हैं, उनको भी सत्ता मिल सकती है। रजा पहलवी की अगुवाई में राजशाही शासन आ सकता है, यानी रजा पहलवी की वापसी आ सकती है, मोनार्की आ सकती है, राजशाही आ सकती है। ईरान में महंगाई 400% बढ़ गई है और इसलिए ही वहां की जनता परेशान है। वहां की जनता इसलिए परेशान है क्योंकि जो अभी वाला राज है उसमें वो लोग बहुत परेशान हैं। जो उनकी करेंसी है रियाल, वो 42,000 प्रति डॉलर है, यानी $1 = 42,000 रियाल। ये लोग अब अपना तेल जो है उसका व्यापार नहीं कर पाते हैं तेल पर, क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। परमाणु प्रोग्राम के बाद अमेरिका ने इन पर प्रतिबंध और ज्यादा बढ़ा दिए, तो ये व्यापार भी नहीं कर पाते हैं। भारत पहले ईरान से तेल लेता था, लेकिन 2018 से जब से उन पर सैंक्शंस लगे, उन पर प्रतिबंध लगे, हमने एकदम शून्य कर दिया। देखिए 2018 से भारत ने ईरान के साथ तेल डील लगभग शून्य कर दी है, क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे। भारत और ईरान का चाबार पोर्ट डील है जो कि 3,000 करोड़ रुपए का है, जैसे कि मैंने आपको नक्शे में बताया था। अब देखिए, फिलहाल तो हमको अमेरिका की तरफ से 6 महीने की प्रतिबंध छूट मिली हुई है कि हम जो डील है वो प्रतिबंध जो है उससे हम दूर हैं, लेकिन वो जो हमारा प्रोजेक्ट है चाबार पोर्ट, उसकी जो रफ्तार है वो धीमी हो गई है। अब अगर वहां पर सत्ता परिवर्तन हो जाता है ईरान में, तो फिर से हमें नई सत्ता से नेगोशिएशन करनी पड़ेगी चाबार पोर्ट के लिए। वेनेजुएला का तेल भारत को मिल सकता है। एक रिपोर्ट ऐसा बताती है कि भाई ट्रंप प्रशासन ये सोच रहा है कि अगर वो वेनेजुएला से तेल का प्रतिबंध हटा देंगे, अब वेनेजुएला का तेल जब ट्रंप बेचेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वो तेल भारत को भी मिले। एक और चीज बता देती हूँ कि क्यों अभी सस्पिशियस लग रहा है कि ट्रंप सच में मिडिल ईस्ट में एक बड़ी तबाही लाने वाले हैं, कैसे वो हमला कर सकते हैं। वेनेजुएला वाला इंसिडेंट तो हुआ ही हुआ, लेकिन अब क्या हुआ है,
पूरे 51 साल बाद, 5 दशकों के बाद डूम्सडे प्लेन को अमेरिका में देखा गया है। ये ऐसा प्लेन है जो कि ये सिग्नल करता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये पूरा का पूरा एक फ्लाइंग पेंटागन है। यहाँ पर इस प्लेन में एक ऐसा बटन है जो कि उस तरफ इशारा करता है कि अगर न्यूक्लियर वॉर भी होना तो वो डूम्सडे प्लेन में पूरा व्यवस्थित हो सकता है, ऑर्गेनाइज हो सकता है। वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेटिव अमेरिकन प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट, इसका नाम है बोइंग E-4B नाइट वॉच। और इसको डूम्सडे प्लान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक उड़ता फिरता, पेंटागन क्या है? अमेरिका का आर्मी हेडक्वार्टर, यानी कि डिफेंस हेडक्वार्टर। तो यूएस डूम्सडे न्यूक्लियर प्लेन इसे कहा जाता है। अगर ये स्पॉट किया गया है जनवरी 6 लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप के अब दिमाग में क्या है। डूम्सडे सोचिए 50 साल के बाद स्पॉट किया गया है वो प्लेन। तो सच में ही तो ये जो धमकियां ट्रंप दे रहे हैं उसको असलियत में बदलने की ये प्लानिंग तो नहीं चल रही है। खैर आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।